हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 11 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या आज की लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमने क्या किया था कि पिछले वीडियो में ये चीज़ें को बता चुके थे कि हमने इस लास्ट वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो होने वाली है ना, तो यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको 1 बाय 1 समझ आए सभी चीज, है ना। तो चलो देख लेते हैं ये लंबाई का मापन कैसे करेंगे, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होती है, इसको समझने का कोशिश करते। देखो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये लंबाई क्या है। भाई फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको तो ये पता ही है ना कि हमें एक एक वर्ड का डेफिनेशन बतानी पड़ती है, परिभाषाएं बतानी पड़ती है ना। एटलीस्ट परिभाषा ही नहीं सही बट हमें कुछ तो आनी चाहिए उसके बारे में कि एक्चुअल में ये लंबाई है क्या, है ना। तो देखो लंबाई हम लोग किसको बोलते हैं, सपोज दैट देखो लंबाई किसको बोलेंगे, जैसे कि आपके घर से लेकर के आपके स्कूल के बीच की दूरी को, है ना। समझो वहां पर क्या यार, आपका घर एक पॉइंट बना, स्कूल आपका दूसरा पॉइंट बना, तो वहां तक की जो क्या है दूरी है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। क्लियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे डायग्राम में आप लोग इसका डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो इस तरीका से, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, है लंबाई बोलते हैं। क्लियर है। अगर परिभाषा में बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो उसी लंबाई का मेजरमेंट करना सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखो हम लोग अभी तक क्या करते कि मेजरमेंट कैसे करते थे, आप लोग को पता है, हम लोग स्केल लेते थे फिर कर लेते थे, क्योंकि वो हमारे पास छोटा छोटा मेजरमेंट होता था। हमें किसी और चीज़ को नापना है तो हम टेप ले लेते थे, उससे मेजरमेंट कर लेते थे, ऐसा हो रहा था। ठीक है, बट एक चीज़ हमें 10वीं में सीखने को मिलना था बट हम लोग किए नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर था। वो क्या था, हम लोग वो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है अध्याय 10, उसको तो पढ़े ही नहीं है ना। उसमें पढ़े होते तो हम लोग लंबाई मेजरमेंट करने का दूसरा तरीका सीख लेते, बट नहीं सीखे तो इस क्लास में उसको सीखने वाले। देखो सबसे पहले अगर लंबाई को हमें मेजरमेंट करनी है, लंबाई को नापनी है, लेंथ को नापनी है, तो इसके लिए दो तरीका होते हैं। इसके दो तरीका होते हैं, कौन कौन से भाई, एक तो होते हैं प्रत्यक्ष विधि बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा क्या, अप्रत्यक्ष। नाम से बड़ा स्पष्ट है भाई, ये देखो समझो। प्रत्यक्ष विधि मतलब उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड, और ये इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड किसमें वो अप्लाई करेंगे एक्चुअल में, ये देखो ये हमारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जिसको हम लोग क्या किससे नाप सकते हैं, किसी स्केल से नाप सकते हैं, बोल सकते हैं ना, स्केल से नाप सकते हैं, या वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, स्क्रू गेज, इन सब की सहायता से अगर हम लोग किसी को नाप सकते हैं तो वो कौन सी विधि कहलाएगी, हमारी प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। क्लियर आप लोग को। फिर बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमें बहुत बड़ा बड़ा सा दूरी नापना पड़ेगा, बहुत बड़ा बड़ा सा लंबाई नापना पड़ेगा। लाइक हमें क्या करना है, यहाँ से अर्थ से सन तक की दूरी को, मतलब हमें पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को नापना है, तब हम लोग अप्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। अगर हमें पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को नापना है तब हम लोग किसका यूज करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, है ना। अगर पहाड़ों की दूरी नापना है, ठीक है, इस तरीका का, अगर हमें बड़ा बड़ा मीनार, तो मीनार में ऐसे टेप लेके तो चकते नहीं रहेंगे ना। इस कंडीशन में हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो इसमें डिटेल अप्रत्यक्ष विधि को देखेंगे, जिससे आप लोग का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको आसानी से समझ भी आएगा, है ना। तो देखो अप्रत्यक्ष विधि में भी सबसे पहले अगर हमारा यही टॉपिक लेते हैं अप्रत्यक्ष विधि, तो इसमें भी हमारा बहुत सारा टॉपिक है, मीन्स इसमें भी बहुत सारा प्रकार है अप्रत्यक्ष विधि में। जैसे कि पहला आपकी बुक में दिया है परावर्तन विधि, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, परावर्तन विधि, या इसी को ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, इसी को प्रतिध्वनि विधि भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो अप्रत्यक्ष विधि में जो पहला विधि है वो कौन सी, परावर्तन विधि और प्रतिध्वनि विधि। इसमें ये नाम से स्पष्ट है। देखो प्रतिध्वनि को इंग्लिश में एक्चुअली में बोलते क्या है, इसको समझ जाओ, इसको इको बोला जाता है, ठीक है। इको, ये क्या है, इसको इको बोला जाता है, ये वाली हमारी इको है, ठीक है। इको तो सुने होंगे ना,
डीजे में लगता है वही इको की बात हो रही है, ठीक है। इको और ये क्या होती है, परावर्तन विधि, इसमें रिफ्लेक्शन, तो इस चीज को बोला जाता है, ठीक है। तो इसके से हम लोग को क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारा क्या हो, लंबाई हो बहुत बड़ा, मतलब कोई दूरी हो, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास क्या पहाड़ों की दूरी नापना है हमें, तो हम लोग इस परावर्तन विधि से, प्रतिध्वनि विधि से नाप सकते हैं। कैसे, एक्चुअल में इसका मतलब समझो कि प्रतिध्वनि का क्या होगा। प्रतिध्वनि मतलब कोई हम लोग आवाज देंगे, वो आवाज वहां उस पहाड़ से जा करके टकरा करके आएगा, तो उसी के हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे या नापेंगे, बोलेंगे, कहा जा सकता है कि उसका हम लोग वैल्यू देंगे कि उसकी दूरी इतना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ आवाज डालेंगे उस दिशा में पहाड़ की ओर, तो वहां से कुछ ना कुछ तो आवाज हमें रिटर्न होगा। या दूसरे परावर्तन का वही रिफ्लेक्शन, सेम चीज है। परावर्तन मतलब अगर हम लोग कोई चीज देते हैं वहां पर, सपोज दैट हम लोग लाइट ही लेजर लाइट दे दिए, एक्चुअल में अभी यहाँ लेजर लाइट का यूज नहीं हो रहा है, बट लेजर लाइट दे देंगे मान के चलो, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा, या आवाज जा रहा है तो आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो उससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि समझो एकदम बड़ा सा सिंपल, मान के चलो हमारे पास क्या है, एक बिंदु है, मान के चलो हम लोग जहां खड़े वहां से अगर पहाड़ की दूरी, कोई पहाड़ है उसकी दूरी x मीटर है, ठीक है। दूरी कितना है, x मीटर। अब देखो वहां से आवाज को क्या करने में, आने और जाने में, ठीक है, कितना, मान के चलो कोई ना कोई तो समय लगेगा, समय क्या हो हमारा t हो। तब देखो हम लोग उसको कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी हमारी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। मान के चलो मैं क्या वाला हूँ, दूरी को x माना हूँ, है ना, तो इसी x का वैल्यू चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटा, ठीक है, वेग बराबर क्या होती है, दूरी बटा में समय। इसको याद रखना, वेग बटा दूरी बटा समय। तो वेग को क्या से दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे। दूरी, दूरी हमारा क्या है अभी, x है, तो क्या इसको हम लोग सिर्फ x लिखेंगे, ना भाई ना, इसको हम लोग x प्लस x लिखेंगे, क्योंकि दूरी देखो जो हम लोग क्या करेंगे, आवाज जो जाएगा तब भी तो तय करेगा, और वहां से आएगा तो उतना ही दूरी तब भी तय करेगा, तो ये x प्लस x हो जाएगा, अपॉन में समय को हम लोग t समय लग रहा है ऐसा माने, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा x और x 2x अपॉन में t लगेगा, ठीक है। हमें क्या करनी है, हमें तो इस x की वैल्यू चाहिए भाई, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। इस t को भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा इस तरीका से, क्या v t हो जाएगा, इधर पक्षांतर के तहत से, तो उस साइड क्या बाकी रहेगा 2x, x का वैल्यू चाहिए, इस 2 को भी भेजना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में आएगा इस तरीका से, तो 1/2 v t इक्वल टू x, ये होगा हमारा दूरी नापने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी पहाड़ों के बीच की दूरी नाप सकते हैं, या अगर हमें सिमिलरली इसी वे से, है ना, अगर बात करें इसी हम लोग प्रतिध्वनि विधि में, अगर दूसरा हम लोग कौन सा, जो लाइट का यूज तो होगा ना, परावर्तन, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन करेंगे, तो हम लोग अगर किसके बीच की दूरी नापना हो, हमें अगर चंद्रमा की दूरी नापना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नापना है, तब भी हम लोग इसी विधि से नाप सकते हैं। याद रखेंगे आप लोग, उसमें हमें लेजर को यूज करना पड़ेगा। लेजर क्या होती है, लेजर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तीव्र, एक वर्णी समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आपको लेजर की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो लेजर की फुल फॉर्म आपको याद रखना। लेजर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगभग काम आने वाली, बट वहां पर हमारे क्या यूज हो जाएगी, अगर दूरी नापना है पृथ्वी से किसके बीच की दूरी, चंद्रमा के बीच की दूरी, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, सिमिलरली रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा c इंटू ct, ऐसे, तो ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो v लिए थे ना, ये नॉर्मल हमारा वहां पर वेग है, वेग, ठीक है। तो सेम सिमिलरली यहाँ पर भी जो c होता है वो प्रकाश का वेग होता है। यहाँ पर हम लोग लाइट के अकॉर्डिंग नाप रहे हैं, हम लोग, मैं बोला हूँ कि लेजर से मेजरमेंट करेंगे, इसलिए यहाँ पर c का लिखा गया, और c का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस c के वैल्यू को भी आप लोग याद रखेंगे,
क्लियर है? मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इजी है, बट आपको इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सोनार, सोनार से भी हम लोग कर सकते हैं, सोनार का क्या होता है उसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि नेविगेशन करके, जैसे सोनार का उपयोग कब करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमारे किस में हो, पानी में हो, है ना, पानी में हो तो अब हम लोग सोनार का यूज करते हैं, जिससे उसके रेडिएशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गहराई में है। अगर कोई क्या बोल सकते हैं, जब युद्ध होता है तो उस टाइम हमारा अंदर से क्या कोई भी आ जाता है ना, कोई सी भी मशीनें बड़ा आ जाती, तो कोई सी मशीन कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, उसका पता कैसे लगाते, ये सोनार से लगाते, लेजर से बहुत दूरी कराते हैं, ठीक। फिर रडार हो गया, जैसे कि कोई यान हो गया, वायुयान है, वो कितनी दूरी पर है हमसे, कहाँ पर है, इतनी दूरी को हम लोग तो मीटर लेके तो नहीं नापेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग इन सभी चीज़ को रडार से नापते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पहला विधि ये है। अब बात कर लेते हैं हम लोग का दूसरा विधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग को एग्जाम्पल्स भी करना पड़ेगा, मतलब अंकिक प्रश्न जो होते हैं न्यूमेरिकल, उन सबको भी करना होगा। दूसरी जो विधि हमारी कौन सी विधि है, लंबन विधि, ठीक है। लंबन विधि, इसको आप लोग, इसको बोला जाता है पैरालैक्स मेथड, ठीक है। यार देखो, अब हम लोग समझ लेते हैं कि लंबन एक्चुअल में होता क्या। जैसे कि वहां तो क्या कर रहे थे, लंबन बोलना किसको चाहेंगे हम लोग, देखो लंबन किसको बोलेंगे, जब हमारी, देखो अगर कोई चीज़ों को हम लोग देखते हैं अपना, हम लोग जो बचपन में ऐसे आंख बंद करके है ना प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक आंख को बंद करते हैं हम अपना, तो कोई चीज़ें हैं वहां पर दिखता है, फिर दूसरी आंख को बंद करते वो चीज़ ऐसे सेम जगह पर रहेगा, बट हमें अगर आंख मात्र बंद कर देने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसकी स्थिति जगह बदल रही है ना, तो वो कौन, उसको उस स्थिति में हम उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। क्लियर है? उस स्थिति को ही लंबन कहते हैं। जब हमारे आंख को बंद करके देखते हैं ना, तो स्थिति अलग अलग जगह दिखाई देती है किसी भी वस्तु की, तो उसे ही हम लोग लंबन कहते हैं। विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें तारों की दूरी नापना हो कि तारा कोई सा भी तारा कितना दूरी है ना, तो वो हम लोग नाप सकते हैं। चंद्रमा की दूरी नाप सकते हैं, सूर्य की दूरी नाप सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी का क्या कर सकते हैं, इस विधि से तारों का, जो तारे होते हैं ना, तो तारों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस चीज़ों को याद रखना पहली चीज़। तो दूसरा पॉइंट, इससे हम लोग क्या याद कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग किसी भी तारे का साइज, या कोई ग्रह है तो उसकी साइज हम लोग निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। जैसे किसी का भी आकार बोल सकते हैं, चंद्रमा का आकार होगा, है ना, तो चंद्रमा का आकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कौन से विधि से भैया, इस विधि से, लंबन विधि से। तो कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या, है ना, ठीक है। इस चीज़ों को याद रखना। ये होता कैसे एक्चुअल में, मान के चलो कोई ये वस्तु है, हमारा चंद्रमा है बोल लो, तो ऐसे हम लोग का दो अर्थ में पृथ्वी का 2 पॉइंट से देखेंगे तो उसकी स्थिति वही होगा, ए बी, ऐसा, है ना। तो इस तरीके से ये वाली जो स्थिति होगी, इसके लिए चाप का काम करता है ना, ये वाली इसकी दूरी में हो जाएगा इस तरीके से। तो इन चीज़ों को आप लोग, ये 2 पॉइंट ए बी, ठीक है, तो ऐसी कुछ स्थिति जो है आपको याद रखनी होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो देखो यहाँ पर कोई ना कोई कोण बनेगा थीटा, तो उसी कोण का बात हो रहा है, तो कोण की जगह पे लिख देंगे थीटा, और यहाँ पर है ना चाप को हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और जो त्रिज्या है इसकी कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी ना, तो वो त्रिज्या क्या कहलाएगी, एस कहलाएगी। तो इस तरीका से हम इस फॉर्मूला से अगर कोई सा भी 2 चीज हमें पता हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कोण नाप सकते हैं कि वहां पर कोण कितने का अंतरित हो रहा है, उसकी त्रिज्या नाप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इस फॉर्मूला की वजह से, इस फॉर्मूला से हम लोग दूरी भी नाप सकते हो और आकार भी कर सकते थे। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाएगी कैसे हम लोग किसी का भी दूरी, तो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ आए कि जितनी फॉर्मूला है बताया गया उनसे आप लोग कैसे दूरी ज्ञात कर सकते हैं या आकार को ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं ए और बी से चंद्रमा का जो प्रेक्षण है, ठीक है, किया गया, फिर प्रेक्षण की जो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण कितना होता है, थीटा। चंद्रमा पर कितने अंश का कोण बन रहा है, बोल रहे हैं थीटा कोण बन रहा है, और उसकी माप जो है
1 डिग्री 54 कितना है, 54 मिनट है, इस तरीक़ा से। तो हम लोग दिया है करके तो लिख सकते हैं, है ना। दिया है थीटा इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, ऐसे ये बन रहा है उस वहाँ पर कोण। और क्या दिया है, पृथ्वी का व्यास लगभग, जो हमारे अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी व्यास को दिया है, मतलब वहाँ पर d के वैल्यू को दिया है इस तरीक़ा से। d के वैल्यू को हमें दे चुका है कितना, 1.276, यहाँ पर लिखेंगे 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, इतनी है करके हमें दी चुका है। और हमें याद करने के लिए क्या बोल रहे हैं, s की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आता है आपको, आराम से फॉर्मूला में वैल्यू रखो, फिर आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। देखो, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि 1 मिनट में कितनी रेडियन होता है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस थीटा के वैल्यू को, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इजी चीज़ है, अगर हम लोग किसी को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 360 अंश बराबर 2 पाई रेडियन होता है। बस इतने को याद रखो, फिर आप लोग किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो हम लोग क्या दिया, थीटा को कितना दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो 1 डिग्री, इसको 54 कितना दिया हुआ है, मिनट दिया। इसको अगर हमें क्या करते, पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते इस तरीके से, 1/54 डिग्री पूरी तरीके से। देखो जो मिनट था उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं नीचे में लिख दिया हूँ इसके 60, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको कटा सकते हैं क्या, ये 1 है तो 1, फिर इसको देखो किसके पारा में कट जाएगा, 6 के पारा में, 6 निया 54 और 6 दाम 60, तो ये इसको मैं 9/10 भी लिख सकता हूँ और डिग्री। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करनी है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, देखो इसी फॉर्मूला से 1 रेडियन बनाना है, मान चलो 1 रेडियन का वैल्यू चाहिए, तो ऐसे कुछ होगा ये, देखो मतलब डिग्री का 1 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो 1 डिग्री का वैल्यू के लिए मुझे इस 360 को भेजना पड़ेगा, तो 2 पाई बटा में 360 ऐसे होगा, और ये रेडियन होगा। क्लियर है ना। तो इसी से आपको यहाँ अप्लाई करो उसी चीज़ को। तो सेम अगर मुझे इसको डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा इस तरीके से, ये 10 से कम 10, और ये 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 बटा में हो जाएगा 10 होगा। क्लियर। और ये इंटू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन में 360 हो जाएगा, और अब ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो इस तरीक़े से पाई का भी वैल्यू लिख दो, तो ये 19 गुणित 2 गुणित पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और नीचे का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। इस तरीक़े से ये किस में रहा, भी रेडियन में रहा। अब इसको कंप्लीट हल करना है। कैसे हल करोगे इसको कंप्लीट, चाहो तो आप पूरे ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको क्या है, कैलकुलेशन का बहुत सारे ट्रिक होते हैं। आप चाहो तो 2 से इनको कटा सकते हो, है ना, जिनसे भी कट रहे इन नंबर्स को कटा सकते हो, बट वैसा आपको नहीं करना है। तो आप क्या करो, पहले जितनी नंबर ऊपर में दिया है सबको गुणा कर दो, अच्छे से गुणा करेंगे तो आपके पास कुछ न कुछ तो आंसर आएगी, है ना। तो गुणा करोगे, फिर उसको जितना नीचे में नंबर है उससे आपको क्या कर देना, भाग कर देना। यही मेन चीज़ होता है ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर आएगा 0.033 रेडियन में आएगा। क्लियर, इतनी आएगी हमारी आंसर। फिर हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर ये एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीक़े से S इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को S को यहाँ पर भेजना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखो, वैल्यू रखो। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी 1.276 इंटू 10⁻7, और अपॉन में कितना लेना है, थीटा की वैल्यू कितना है हमारा रेडियन में 0.033, इतनी आई हुई है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई इसको, तो इसको कंप्लीट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 3.87 इंटू 10⁻8, ठीक है। इस बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन के लिए मैं एक
ओनली कैलकुलेशन के लिए एक वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूंगा जिससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। देखो इससे हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोग किसी भी का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो दूरी है वो चंद्रमा की दूरी हो जाएगी इतनी। लंबाई के मापन की विधि देखने के बाद अब हम लोग क्या करते देख लेते हैं कि लंबाई को जब मापते हैं तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ क्या होती है, मात्रक होती है ना। तो उन मात्रकों को देख लेते हैं जिसको हम लोग विशिष्ट मात्रक के नाम से देख रहे हैं ना। देखो पहला क्या है, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिए। एक तो होती है जो छोटी दूरी के लिए, जो एकदम कम दूरी है उसके लिए अलग से हमारा मात्रक है, और फिर जो बड़ी सी दूरी है उसके लिए भी हमारे पास अलग से मात्रक है। तो दोनों को अलग अलग मैं कर दिया हूँ, उसको उसी तरीके से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्मी है ना। फर्मी सुने होंगे, तो इसका उपयोग क्या करते, देखो नाभिकीय आकार को जब हम लोग मेजरमेंट करते, कोई नाभिक का आकार, देखो कोई नाभिक इतना छोटा होता है आप लोग को पता है ना। तो उस नाभिक के आकार को, साइज को दिखाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फर्मी का। और एक फर्मी इक्वल टू होता है, देखो फर्मी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, और एक फर्मी इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ आप लोग बोलेंगे कि मीटर में क्यों लिखे हो भाई, तो उसको देखो लंबाई का जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होती है, वो क्या होती है, मीटर होती है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर मीटर में कर रहे हैं। तो एक फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। देखो फिर उससे बड़ा क्या आता है हमारे पास, एंगस्ट्रॉम। ये इससे हम लोग किसका मेजरमेंट करते हैं, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। किसी भी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर उसी तरह नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर में क्या करते हैं, जो अन्य कोई विकिरण होती है, ठीक है, छोटा मोटा जो हमारे पास लाइटें आती है, उनकी जो क्या होती, तरंग दैर्ध्य होती है, उनको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग नैनोमीटर का यूज करते हैं। और नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। फिर तो देखो उसके बाद क्या आता है, माइक्रोन, उससे बड़ी जो जीव हो जाती है। लाइक हमारे पास जो हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी में, सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार, जो सूक्ष्म एकदम छोटी छोटी जीव होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, उन जीवों के आकार को भी तो बताना पड़ेगा ना, कि इतनी है, इतना बड़ा है, इतना छोटा, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ऐसा दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि इनमें से छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा, ऐसे होते जाएगा। क्लियर। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अत्यधिक दूरी के लिए। तो अत्यधिक दूरी के लिए तो हमारे पास क्या है, 3 मात्रकें हैं। तो जिसमें हम लोग पहला देख पा रहे हैं कि क्या, पहला जो है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। इसको तो बहुत सुने आप लोग, है ना, स्टार्टिंग से। तो प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, ठीक है, कोई प्रकाश है तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो निर्वात का मतलब समझो, वहां पर क्या होता है, जो प्रेशर होता है ना, जो दाब होते हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब एकदम नगण्य कहीं पर भी नहीं होता। प्रेशर कुछ ना कुछ तो होता है कहीं पर भी, जो वायुमंडलीय दाब हो सकता है, वो सब चीज वहां पर कम होती है। क्लियर। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर एक प्रकाश वर्ष को देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो एक्चुअल में आएगा कैसे, हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, है ना, प्रकाश वर्ष। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दूरी बराबर वेग गुणित समय। तो समय हमारा देखो ये इतना हमारा समय है, और इतना वेग, जो c का वैल्यू हम लोग पहले देखे थे वीडियो में, है ना। तो 3 × 10⁸, और बाकी जो समय देखो 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकेंड, सबको तो पूरे को आप लोग को क्या कर लेना है। देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, मैं कैलकुलेशन को आसान करने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पर 10⁸ है, और ये दोनों जीरो का मतलब भी यहाँ पर मैं 10⁻10 लिख दिया हूँ। फिर बाकी को 3 का 3, 365 का 365, और यहाँ पर देखो जो 24 है उसको मैं 24 लिखा हूँ। यहाँ पर 6 और 6 का जब गुणा करेंगे तो वहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 36। फिर पूरी इन नंबरों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ इस तरीका से आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और वहाँ पर 10⁻10 है तो 10⁻10 लिख ले। क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते भाई। हम लोग जब कर रहे थे क्या, जब हम लोग 10 की घात का संक्षिप्तीकरण देख रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने क्या सीखे, वहाँ पर एक चीज़ देखें कि हम कोई भी को एक ले सकते हैं, मतलब एक के बराबर हो सकता है, और एक से बड़ा नंबर्स होंगे, ऐसा करके देखे थे ना, जो कि हमारा 10 से छोटा ही होना चाहिए। इस तरीके से देखे तो हम लोग का पॉइंट यहाँ पर आनी चाहिए, है ना। तो वहाँ पॉइंट लगाने के लिए देखो हमें कितनी पावर बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे 9.46 0 × 10⁻15। तो ये हो गई हमारा आंसर। मीन्स
एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है क्या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। क्लियर, तो इसको याद रखेंगे। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा हमारा क्या है, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, इसका यूज कब करते हैं, ये क्या होती है देख लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो हमारे सन है और जो हमारी अर्थ है, तो दोनों की बीच की दूरी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय मात्रक का यूज करते हैं। दोनों के बीच की जितनी दूरी है उसको, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड लिया गया है कि दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो इसको AU से दर्शाते हैं। और 1 AU इक्वल टू, ठीक है, 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। ये 1 AU का वैल्यू है। ये 1 लाइट ईयर के वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे उसी तरीके से। क्लियर, खगोलीय मात्रक हुआ। फिर थर्ड वन आती है हमारी, इसमें क्या आती है, पार्सेक। पार्सेक से क्या कर सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर एक आर्क सेकेंड, ठीक है, एक आर्क सेकेंड का कोण बनाते हैं, तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। तो एक्चुअल में इसको समझनी पड़ेगी आपको, है ना। हम लोग अभी यहाँ डायरेक्ट अब सिर्फ पार्सेक का वैल्यू ले लेते हैं। 1 पार्सेक इक्वल टू होता है, ठीक है, पार्सेक 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होता है, 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। तो ये 1 पार्सेक का वैल्यू होता है। क्लियर, इन वैल्यूज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बड़ी दूरी के लिए होता है। तो अब हमारे बच गया लास्ट टॉपिक, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। तो देखो यहाँ पर जब भी हमारे पास द्रव्यमान की बात आती है तो बहुत बड़ी एक डाउट क्रिएट हो जाती है, क्या ये द्रव्यमान और क्या दूसरी क्या भार, क्या ये दोनों चीज सेम है? हमें लगभग ये दोनों चीज सेम लगती है, बट एक्चुअल में ये दोनों क्या है, सेम नहीं है हमारा। क्लियर, देखो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास, और भार का मतलब होता है उसका वेट। ठीक है, तो दोनों चीज से समझो आप लोग का एक्चुअल में होता क्या है ना। द्रव्यमान हमें उसकी मात्रा को बताती, किसकी, कि वो पदार्थ कितनी मात्रा में है। क्लियर, द्रव्यमान हमें पदार्थ की मात्रा को बताती, जबकि यहां पर जो भार आप लोग देख पा रहे हैं वो भार हमें उस पे लगने वाले बल को बताता है, मतलब उसकी वजन को बताता है। कौन, भार बताता है। क्लियर आप लोग को, ठीक। तो इस डाउट को क्लियर करने के बाद हम लोग अगला हमारा देख लेते हैं, क्या कि इस द्रव्यमान की मापन की, जैसे लंबाई के मापन की हमने विधि देखी थी, सिमिलरली इसकी भी दो विधि होती है। कौन कौन से, गुरुत्वीय द्रव्यमान और एक तो है जड़त्वीय द्रव्यमान। तो दोनों को समझ लेते हैं भाई। गुरुत्वीय द्रव्यमान बोलेंगे किसको, गुरुत्वीय द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण जो बल है वही बस अप्लाई होगा, और कुछ अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें जब गुरुत्वीय बल के प्रभाव में हम लोग द्रव्यमान करते हैं तो उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के उपस्थिति में। जब गुरुत्वीय बल तो रहेगा, साथ ही साथ उसमें और दूसरे प्रकार का भी बल लगता है, कोई अन्य बल लग जाता है तो उसको हम लोग जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और इसमें गुरुत्वाकर्षण के बल के साथ साथ और दूसरा बल लगता है, तब हम लोग उसको जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में कुछ इसका अंकित प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।